अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ इज़ वेल्थ में आपके साथ हैं निदा खान। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा की तरह हम किसी अच्छे नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं, तो आज जो है वो हम पर्पल डे के हवाले से बात करेंगे। 26 मार्च को दुनिया भर में और कनाडा में पर्पल डे मनाया जाता है। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर फ़हीम अहमद। हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। कनाडा और दुनिया भर में प्राइम कनाडा टीवी देखने वाले मेरे तमाम नाजरीन को बहुत सारा प्यार और सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र, बहुत बेहतरीन है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि पर्पल डे मनाया जाता है 26 मार्च 26 मार्च को, तो आज हम उस हवाले से बात करेंगे। पर्पल डे तो इट्स आवर ओन कैनेडियन डे जी उसकी वजह मैं ये बताऊं कि 2008 में जी एक 9 साल बच्ची जी जिसका नाम था कैसिडी मिगैन, जी। जो खुद एपिलेप्टिक मिर्गी की पेशेंट थी। अच्छा और वो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से गुजरी, जी बहुत स्ट्रगल किया। जी। उसने जब उसकी उम्र 9 साल या 8 साल थी, अच्छा 2008 में उसने ये मूवमेंट शुरू किया। अच्छा 26 मार्च को पर्पल डे के हवाले से पर्पल कि डे। किस तरह ये जो एपिलेप्टिक पेशेंट होते हैं, ये वो लोग जो मिर्गी के मरीज़ हैं, उनमें आगही क्रिएट की जाए कि तुम तन्हा नहीं हो, यू आर नॉट एलोन। दुनिया में बहुत सारे लोग, सही। इस वक्त दुनिया की जो आदाद शुमार है तकरीबन 65 मिलियन ग्लोब में लोग एपिलेप्सी का शिकार है। यू आर नॉट एलोन। और इस एपिलेप्सी के साथ एक बेहतरीन, खूबसूरत और सेहतमंद और प्रोडक्टिव ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है, इसके लिए उसने ये मूवमेंट शुरू किया सन 2008 में। और आज हम 2021 में बैठे हैं। जी। दुनिया के बेशुमार ममालिक, जिस तरह मैंने कहा, ये शुरू कहाँ से हुआ था? कनाडा से। कनाडा से। और अब दुनिया के बेशुमार ममालिक में ये मूवमेंट है, पर्पल डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके पीछे जो मकसद है, जो थीम है, जो आइडिया है, वो ये है कि लोगों में वो लोग, वो बच्चे, वो पेरेंट्स जिनके बच्चे एपिलेप्टिक हैं, वो लोग जो एपिलेप्टिक हैं, उनमें इस बात की आगाही और शऊर बेदार की जाए कि ज़िंदगी को कैसे गुजारना है और किस तरह गुजारना है। होता क्या है, ये जो मिर्गी है, ये जो एपिलेप्सी इसको कहते हैं, जी जी। इस मर्ज में मरीज यकबैक गिरता है, की कैफियत तारी होती है, हाथों में और पैरों में खिंचाव पैदा होता है, बेकरारी की कैफियत होती है, मुंह से बाज़ औक़ात झाग निकल रहा होता है और बाज़ औक़ात सांस लेने में भी तकलीफ हो रही हो। अच्छा। ठीक है। ये जो हमारा दिमाग है, ये सारा जो एपिलेप्सी, इसका सारा ताल्लुक दिमाग से है। अच्छा। और ये दिमाग है, अगर मैं ये कहूँ, 2.5 से 3 पाउंड के वजन का सही। और इस दिमाग में तकरीबन 86 अरब न्यूरॉन्स हैं। अब ये न्यूरॉन्स क्या हैं? न्यूरॉन्स बेसिकली जो ब्रेन का बेसिक सेल है, जो इलेक्ट्रिक वेव्स या इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है, बना रहा होता है। जैसे कहते हैं ना कि बरकी इलेक्ट्रिकल वेव्स बना रहा होता है, और आपस में उनका इंटरैक्ट हो रहा होता है, और उन्हीं रिपल्जन और उन्हीं रेस की जनरेशन की वजह से हमारे जिस्म में जो भी हरकतें हम बात करें, जो भी एक्टिविटी, वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा। इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं न्यूरॉन्स। मैंने कहा कि 86 अरब न्यूरॉन्स हैं, उसको कहते हैं न्यूरोनल फायरिंग। अच्छा। 1 सेकंड में एक न्यूरॉन जो है तकरीबन 200 टाइम्स न्यूरॉन्स को, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करता है। अच्छा। ये इसका एक बैलेंस है, ठीक है। सही। जब ये जो मैंने बताया कि 1 सेकंड में 200 टाइम, 200 दफ़ा ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट कर रहा होता है, जिसको न्यूरोनल फायरिंग कहते हैं। अच्छा। जब इसमें बैलेंसिंग डिस्टर्ब हो जाए, जब ये 1 सेकंड में 200 के बजाय ज़्यादा मकदार में इलेक्ट्रिक चार्जेस को जनरेट करना शुरू कर दे, उसमें रिपल्जन शुरू हो जाए, तो होता यह है कि जिस्म के अंदर एबनॉर्मल हरकतें शुरू हो जाती हैं। अच्छा। खिंचाव, जिसका जिक्र किया, बेहोश होकर गिर जाना, हाथों पैरों में खिंचाव, मुंह से झाग आना, बाज़ औक़ात सांस लेने में तकलीफ होना, तो इसको कहते हैं एपिलेप्सी या एपिलेप्टिक सीजर। इसी चीज़ की आगाही को डेवलप करने के लिए कैसिडी मिगैन ने 2008 में इस मूवमेंट को, जिसको पर्पल डे कहा जाता है, 26 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि लोगों में ये आगाही क्रिएट की जाए। अच्छा, मैं बताऊं, जिस तरह मैंने आपको एक बात बताई, 65 मिलियन ऑफ द पीपल दे आर सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी। एक कैनेडियन फिगर बताऊं, जो कनाडा की जो आबादी है उसका 0.6% ऑफ द कैनेडियंस दे आर सफरिंग फ्रॉम
एपिलेप्सी, जो तकरीबन 3 लाख कैनेडियन ऐसे हैं जिनको एपिलेप्टिक फिट्स होते हैं। इस तादाद में 40% वो लोग हैं वो बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है। अच्छा। और तकरीबन 50 से 55% बच्चे वो हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है। तो एपिलेप्सी यकीनन कनाडा में इसके रेट्स बहुत कम हैं। मैंने कहा ना 0.6% है, लेकिन एक ग्लोब का इशू है, एक इंटरनेशनल इशू है। और क्योंकि ये कैनेडियन बच्ची ने आज से 10 साल पहले 2008 में इसको स्टार्ट किया और दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके पीछे जो मकसद है वो ये कि एपिलेप्सी के जो पेशेंट हैं किस तरह अपनी ज़िंदगी को फिट्स के साथ, दौरों के साथ एक सेफ और हेल्दी लाइफ गुजारें। मैं फिर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, एक सेफ और हेल्दी लाइफ गुजारें। ये इसके पीछे का मकसद है इस मूवमेंट का, पर्पल डे का मनाने का। अच्छा डॉक्टर साहब, बताएं कि ये मर्गी के क्या वजूहत हैं, क्या रिस्क फैक्टर क्या हैं इनके? देखें, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है मिर्गी के हवाले से मैं बताऊं कि तकरीबन 50 से 55% रीज़न नहीं पता, कॉज नहीं पता। अच्छा। कि किस वजह से हो रहा है, जो एक फिगर है। लेकिन जो रेस्ट है तकरीबन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को जो मिर्गी की वजूहत है उसमें चंद एक मैं बताना चाहूँगा। एक तो ये कि जेनेटिक के ख़ानदानी इन्फ्लुएंस में आ रहा है। जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है हेड इंजरी या हेड ट्रॉमा। कार एक्सीडेंट हो जाए, ऊपर से नीचे गिर गए, हेड इंजरी हुआ जिसकी वजह से हो गया। तीसरी चीज़ है ब्रेन कंडीशन, यानी कि ब्रेन ट्यूमर हो जाए या स्ट्रोक हो जाए। क्या हो जाए? ब्रेन ट्यूमर है या दूसरा स्ट्रोक है। मैं आपको एक फिगर बताऊं, मोस्ट स्ट्रोक जो है इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ एपिलेप्सी। स्ट्रोक इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ एपिलेप्सी ओल्डर लोगों में और जिनकी उम्रें 35 साल से ज़्यादा हैं। और स्ट्रोक नॉर्मली उन लोगों में जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो या एक अलग चैप्टर है, लेकिन स्ट्रोक की बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा कुछ ब्रेन के इन्फेक्शंस हैं, लाइक इंसेफेलाइटिस है, मेनिंजाइटिस है, HIV है, उसमें इस तरह के इन्फेक्शंस में एपिलेप्सी के चांसेस होते हैं। प्रीनेटल इंजरी क्या है? अक्सर जब बच्चा माँ के ड्यूरिंग बिफोर बर्थ तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो बच्चे के जो ब्रेन डेवलप हो रहा है तो उसको मुतासिर करता है। उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि माँ को कोई इन्फेक्शन हो जाए, ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हो जाए, न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी हो जाए, तो प्रीनेटल कॉज भी देखा गया है एपिलेप्सी की वजह में। आप रिस्क फैक्टर का जिक्र कर रहे हैं, देखें रिस्क फैक्टर बहुत सारे हो सकती है, लेकिन कहा यह जाता है कि अगर आपने अपने कॉजेस को मालूम कर लिया है कि जो वजह है एपिलेप्सी की, तो आपको अपने रिस्क फैक्टर का पता होगा। अच्छा, एज सबसे पहले, उम्र। आमतौर पे देखा ये गया है कि एपिलेप्सी बहुत बच्चों में, जिस तरह मैंने एक फिगर बताया आपको कनाडा का, बिफोर 5 जो है वो 44% है या बहुत ओल्ड एज में, लेकिन ये मैक्सिमम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी 2 रेंज में होता है, होने को किसी भी एज हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों में और बड़ों में होता है। स्ट्रोक जिसका जिक्र किया मैंने कि ओल्डर पेशेंट में जिसकी एज 35 साल या 35 साल से ज़्यादा है, उसमें स्ट्रोक इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ एपिलेप्सी, मिर्गी की एक बहुत बड़ी वजह है। कुछ बीमार दिमाग की कंडीशन है, डिमेंशिया है, बीमारी मेंटल, अल्जाइमर डिजीज जिसमें राशा की बीमारी कहते हैं, उन मरीजों में भी देखा ये गया है कि वो रिस्क फैक्टर में होते हैं कि उनको आगे चल के एपिलेप्सी ना हो। सीजर से बच्चों में बाज़ औक़ात हाई ग्रेड फीवर हो जाए, आपने देखा होगा बच्चों में बहुत तेज बुखार हो जाए तो उनमें झटके, माएँ कहती हैं झटका ले रहा है बच्चा, ठीक है ना, एक तो ये रिस्क फैक्टर हो सकता है। उसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं लाइक कोकेन, इलीगल ड्रग्स लाइक कोकेन वगैरह के इस्तेमाल, उससे भी एपिलेप्टिक फिट्स होने के चांसेस होते हैं, कोई हेड इंजरीज वगैरह हो जाए। ये वो रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह, और बाकी जो मैंने कॉजेज बताई हैं डिजीजेस के हवाले से, मेनिंजाइटिस के, इंसेफेलाइटिस से, ये नॉर्मली जो कॉजेज हैं वही मोर और लेस रिस्क फैक्टर होता है। कि अगर हमें अपना रिस्क फैक्टर मालूम है तो फिर हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं वो कौन सी चीज़ें हैं जो मर्गी के दौरों को ट्रिगर्स करती हैं? देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है
कि वो कौन से ट्रिगर्स फैक्टर्स हैं, कौन सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टिमुलेट करती हैं, मिर्गी के दौरे को बढ़ावा देती हैं। देखें, कोई भी कोई सिंगल चीज़ ऐसी नहीं है, एक सिंगल इवेंट हुआ तो आप इसको कह दें कि ये ट्रिगर फैक्टर है। ये बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। आमतौर पे डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स एक बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि आप सीजर्स जर्नल सीजर से मैं झटका, ये दौरे जिसको कहते हैं, ठीक है ना। और आमतौर पे जो सीजर से वो दो तरह का होता है, एक जनरलाइज सीजर होता है जिसमें तमाम ब्रेन आपका इन्वॉल्व होता है, एक फोकल या पार्शल होता है जिसमें दिमाग का एक पोर्शन आपका इन्वॉल्व होता है। तो जब भी सीजर्स हो रहा हो, झटके आ रहे हो, तो इसके लिए डॉक्टर्स कहते हैं कि इससे पहले कि मैं वो ये चीज़ बताऊं कि आपको किन चीज़ों की वजह से ये चीज़ ट्रिगर हो रहा है, इजाफा हो रहा है, तो इससे पहले डॉक्टर ये कहते हैं, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आप सीजर जर्नल यानी कि एक डायरी मेंटेन करें। देखेंगे कि आपको आज अगर कुछ हुआ है, दौरा पड़ा है, आज आपको सीजर हुआ है, फिट्स पड़े हैं, तो नेक्स्ट फिट जो है कब पड़ा है, डे और टाइम क्या है। एक चीज को ये देखें, कौन सी ऐसी चीज है, किसी खुशबू के सूंघने से, किसी लाइट की आंखों में पड़ने से, किसी नॉइज से, किसी चीज के खाने से, किसी चीज के खाने के बाद, कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से आप ये महसूस करते हैं, और वो चीज कई दफा ऐसा हुआ है कि आप किसी जगह जाते हैं, खास डिश खाकर आते हैं, तो उसके बाद आप ये महसूस करते हैं आपको सीजर हुआ, एक दफा हुआ, दो दफा हुआ, तो इसका मतलब है कि वो आपका क्या है, ट्रिगर फैक्टर है। तो ये जो सीजर्स जर्नल कहते हैं उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इन जर्नल जो चीज़ें आपके ट्रिगर करती है, वो नींद पूरी ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग, वो फैमिली जिनके बच्चे, जिनकी फैमिली के और लोगों को ये एपिलेप्टिक फिट या सीजर्स का मामला रहता है, उनके लिए ज़रूरी है कि नींद का स्केजुअल होना बहुत ज़रूरी है। नींद जो प्रॉपर टाइमिंग है उसको देखें, ये ट्रिगर करता है। अगर ऐसे लोग जिनको एपिलेप्सी है, उनको फीवर हो जाए, उनमें उनको बुखार तेज हो जाए, तो उनमें झटके के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस एक बहुत कॉमन कॉज है, ट्रिगर फैक्टर है। इससे भी है। एपिलेप्टिक है, पेशेंट है, नॉन एपिलेप्टिक है, और अगर वो किसी स्ट्रेस से गुजर रहा है, तो इस बात के बहुत चांसेस है कि उसमें एपिलेप्टिक फिट्स या दौरे की जो फ्रिक्वेंसी है उसमें इजाफा हो जाए। ब्राइट लाइट, ये बहुत रोल है इसका, कि बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि चमकती हुई लाइट, वीडियो गेम्स या इस तरह की चीज़ें जो हैं, फ्लैशिंग लाइट जिसको कहते हैं, ये चीज़ें आपको ट्रिगर करती है एपिलेप्टिक फिट के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, खाने पीने में कैफीन है, अल्कोहल है, कुछ मेडिसिन है, कुछ ड्रग्स है, कुछ स्पेसिफिक फूड्स हैं, कुछ खुराक ऐसी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि दो पेशेंट है एपिलेप्टिक, किसी एक को एक फूड से हो रहा है तो लाजिम नहीं है कि दूसरे को भी उसी फूड से। मुमकिन है उसके लिए कोई दूसरा फूड, कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन सबके लिए। सर, मैंने कहा कि जर्नल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कुछ अल्कोहल का इस्तेमाल है, फिर ये बताऊं कि जब अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कोकेन का इस्तेमाल है, कुछ वाइटामिन और कुछ मिनरल्स हैं, उसकी डिफिशियंसी हो जाए तो उसकी वजह से भी होता है। और कुछ हार्मोनल चेंजेस है, फीमेल्स में एक चीज़ देखी गई है, वो ये कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड और जब उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, तो उस दौरान जो है एपिलेप्टिक फिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तीन चीज़ें याद रखनी है, स्लीप का, नींद का बहुत ख्याल रखें, स्ट्रेस से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करें, और जो लाइट्स हैं, जो फूड्स हैं जिसकी वजह से जो स्टिमुलेट करता है, जो ट्रिगर करता है, उससे अपने आप को बचने की कोशिश करें। तो होगा ये कि जो एपिलेप्सी की जो फ्रीक्वेंसी है, फिट ख़त्म नहीं होगा, मगर जो ट्रिगर हो रहा है ना, उसमें बहुत ज़्यादा कमी वाक़ई होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि मर्गी के जो दौरे होते हैं, तो इससे हम किस तरह बच सकते हैं, और इसकी सेफ्टी, मतलब कोई टिप्स वगैरह बताएं। देखें जी, अभी जो मैंने रिस्क फैक्टर का जिक्र किया, जो उसके कॉजेस का जिक्र किया, अगर हमें अपना रिस्क फैक्टर पता है, अगर हम उससे बचते हैं तो क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को प्रिवेंट कर रहे हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स वही हैं, जिनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं फिर रिपीट करूंगा, ये बात की रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये बात ज़हन में। एक चीज़ तो ये कि नींद, क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत ज़रूरी है। इसका अगर किसी को स्ट्रेस से ट्रिगर होता है, स्ट्रेस से
उसका रिस्क फैक्टर है। जी। तो आप इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे। लर्न हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नींद आपकी डिस्टर्ब है, ऐसी जगह आप जॉब करते हैं जहां नींद डिस्टर्ब हो रहा है, नाइट शिफ्ट है आपकी, अब आगे चलकर बात भी करेंगे जॉब प्लेस में, तो कोशिश ये करें कि अपने नींद का जो आपका स्केड्यूल बना है उस पर बहुत स्ट्रिक्टली एंड रिलीजियसली फॉलो करें। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो यकीनन आप सीजर्स के जो एपिसोड्स हैं उसको क्या कर रहे होंगे, प्रिवेंट कर रहे होंगे। उसके बाद बहुत सारे OTC ड्रग का जिक्र भी किया, उसको अवॉइड करें। अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें। लाइट्स वगैरह को ऐसी जगह, रात में आप ड्राइविंग पे जा रहे हैं, सामने से गाड़ी आ रही है, कोई ऐसी जगह जहां पर आप महसूस करते हैं लाइट प्रॉब्लम है आपका। और अगर आपने जो मैंने पिछले अभी जिक्र किया कि आप सीजर्स जर्नल बना लें, डायरी बना लें, और आपको पता चल जाए इन सारी चीज़ों से मेरा जो सीजर है, मेरा जो फिट है, मेरा जो दौरा है एपिलेप्सी का, वो ट्रिगर होता है, तो आप उन चीज़ों से परहेज करें। एक बहुत जनरल फार्मूला है। उसके अलावा हेल्दी डाइट को रखें। जब गाड़ी वगैरह में आप जा रहे हो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, बाईसाइकिल मोटरसाइकिल पे सवार हैं तो हेलमेट वगैरह का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि किसी ऊंचाई वाली जगह पे, बहुत ज़रूरी है। एक तो हाइट फोबिया होता ही होता है, और ख़ास तौर पे जो जिन लोगों की एपिलेप्सी है, डायग्नोज्ड है एपिलेप्सी, वो किसी ऐसी जगह पे अनप्रोटेक्टेड, यानी कि बग़ैर किसी की मौजूदगी के बगैर लैडर में, सीढ़ियों पे, स्टूल पे या दीवारों के छत पे, किसी ऐसी जगह पे ना अकेले चढ़ें जहां पर गिरने के चांसेस ज़्यादा हो। स्विमिंग है वो अवॉइड करें। अकेले जो है स्विमिंग लॉ है, कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि तन्हा स्विमिंग ना करें, ताकि अगर खुदा ना खास्ता अगर उस दौरान फिट आ जाए तो कोई ऐसा शख्स हो जो उसकी मदद को आ सके, उसको रेस्क्यू कर सके। इसी तरह ड्राइविंग है, अगर आप ड्राइविंग पे जा रहे हैं तो यू शुड नो कि ड्राइविंग के दौरान लास्ट कभी किसी ड्राइविंग में आपको इस तरह का फिट पड़ा हो, तो ये बहुत सारी प्रिवेंटिव मेजर्स है अगर आप लेते हो तो आप अपने आप को बचा लेते हो फिट्स के होने से। सेफ्टी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर मैं ये समझता हूँ कि आप बात एपिलेप्सी की मुकम्मल नहीं होगी। होता ये है कि जब ये सीजन या जब आपको फिट्स या दौरे पड़ रहे हों तो अमूमन आपको होश नहीं होता। जिस तरह मैंने डेफिनेशन में बात की, आप यकबैक आदमी गिरता है, होश खो बैठता है, हाथ पैरों में खिंचाव हो रहा होता है, मुंह से झाग आ रहे हो तो उसको पता नहीं होता। तो वो अगर किसी ऐसी जगह पे, अनसेफ जगह पे, अनप्रोटेक्टेड जगह पे गिरता है या फॉल होता है वो, तो उसको क्या होता है, इंजरी हो रहा होता है। तो असल जो मकसद है, जो फोकस करना है जिस चीज़ पे, वो ये है कि एपिलेप्टिक पेशेंट्स को, जिन लोगों को दौरे की शिकायत है, उन लोगों को इंजरी से कैसे बचाया जाए, उन लोगों को किस तरह सेफ्टी टिप्स प्रोवाइड की जाए ताकि वो गिरे अगर तो वो उनको किसी किस्म की इंजरी ना हो। अगर मैं सेफ्टी टिप्स की बात करूं तो किन जगहों पे सेफ्टी की जरूरत है, एक तो ये कि अगर मैं शुरू करूं बेडरूम से, कोशिश हो कि जो शख्स एपिलेप्टिक है या उनके घर में किसी बच्चे को एपिलेप्सी है तो वॉल टू वॉल कारपेट का इंतजाम, ताकि कोई बच्चा गिरता है तो कोई हेड इंजरी वगैरह ना हो। कोई टेबल है, कोई अलमीरा है, उसके जो कॉर्नर्स होते हैं उस पर कोई प्रोटेक्टिव चीज़ हो ताकि अगर उस पर गिरता भी है तो किसी लेवल पे कोई चोट ना हो। अगर कोई बच्चा है और घर पे आप और आपकी फैमिली और आपके बच्चे कोई और कंबाइंड फैमिली में नहीं रहते हो तो कोशिश ये करें कि जो सीढ़ी से नीचे उतरने की कोई जगह है तो उसको आप गेट लगा दें। अक्सर घरों में आपने देखा होगा सीढ़ियों से उतरने के पहले एक गेट होता है, प्रोटेक्टिव गेट। अब बहुत सारे लोग जिनके एपिलेप्टिक बच्चे ना भी हों घर पे, वो प्रोटेक्शन क्लिक करते हैं। दैट इज अ गुड आइडिया। एक चीज़ तो ये ज़रूरी है, अगर आप अपने घर पे, अपने बेडरूम में, किचन में आपका इस्तेमाल आना जाना बहुत ज़्यादा और आप एपिलेप्टिक हैं तो कोशिश ये करें कि आप जब भी किचन में कोई काम कर रहे हो तो आपके साथ कोई मौजूद हो, जिसे कहते हैं कि कोई सपोर्ट हो। अगर आप चूल्हे के सामने काम कर रहे हो और अगर एपिलेप्टिक फिट आए और आप चूल्हे पे गिरते हो, इसलिए कहते हैं कि बैक बर्नर, ऑलवेज यूज द बैक बर्नर इन द स्टोव। इसके अलावा गैस के अलावा आप इलेक्ट्रिक है, माइक्रोवेव है, इलेक्ट्रिक स्टोव है, कनाडा में ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक स्टोव मौजूद है, उसका इस्तेमाल करें। जो कटिंग ब्लेड्स हैं, छुरियों का इस्तेमाल है, चॉपर्स का इस्तेमाल है, इन
चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप करते हो तो बहुत ही सेफली और बहुत सारे अगर जिन लोगों को, जिन खवातीन को, जिन जेंट्स को जो एलोन रहते हैं, अकेले रहते हैं, अगर उनके किचन में कोई ग्लास वेयर्स हैं तो वो चाहे तो उसको रिप्लेस कर लें प्लास्टिक से या ऐसी चीज़ों से जिससे किरचियाँ नहीं बनती हैं। तो ये कुछ सेफ्टी टिप्स है किचन के हवाले से। बाथरूम में बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश ये करें जो पेशेंट्स हैं एपिलेप्सी के, एपिलेप्टिक फिट्स के उनको होते, तो वो बाथ टब में शावर लें, ना के बाथ टब को फिल करके उसमें नहाने की कोशिश करें। बाद वक्त अगर उसी दौरान उसको एपिलेप्टिक फिट हो गया तो ड्रॉनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा बाथ टब में या बाथरूम में आप कुछ ऐसी चीजें लगाएं जो स्लिपरी ना हो, नॉन रेजिस्टेंट हो, यानी कि वो जिसमें फ्रिक्शन हो, स्लिप होने के चांसेस कम से कम हो। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि बाथरूम में जब आप किचन बाथरूम में और किचन में जब भी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, खास तौर पे बाथरूम में, कोशिश ये करें कि ड्यूरिंग बाथ कोई हेयर ड्रायर या कोई ऐसी चीज, इलेक्ट्रिक शेविंग मशीन, इन चीजों का इस्तेमाल ना करें। उसकी वजह ये है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो चांसेस होता है कि किसी किस्म की इंजरी वगैरह ना आपको हो जाए। अच्छा, पेरेंट्स के लिए, अच्छा आउटडोर स्पोर्ट्स की मैं पहले बात करूँ, जो ड्राइविंग है, मैं बताऊं कि दुनिया के बहुत सारे, इवन कनाडा में भी, अगर आप एपिलेप्टिक पेशेंट हो और आपको मिर्गी की शिकायत है तो ड्राइविंग लाइसेंस में कोई इशू नहीं है, लेकिन आप उनको एक्सप्लेन करते हो, उनको बताते हो, तो फिर एक पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके तहत आप, और आपको पता होना चाहिए कि आपके ट्रिगर फैक्टर्स क्या हैं। अगर आप बाईसाइकिलिंग के लिए जा रहे हो, स्काइंग के लिए जा रहे हो, तो वो तमाम प्रोटेक्टिव मेजर्स के साथ, और जो आपके साथ ड्राइव कर रहा है, ये जो आपके साथ बैठा है, ही शुड नो दैट यू आर एपिलेप्टिक पेशेंट, ताकि कोई ऐसी इंडिकेशन आप भी देख रहे हो जिसमें महसूस जर्किंग मूवमेंट शुरू हो रही है या कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर उसका देख रहे हो ड्राइविंग के दौरान, ताकि आप उसकी गाड़ी को साइड कर लो, खुद भी प्रोटेक्ट रह सकते हो और जो ड्राइविंग कर रहा है वो भी प्रोटेक्ट रह सकता है। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट है वो पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स का नॉलेज, पेरेंट्स में आगाही का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात होता ये है कि पेरेंट्स के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, तो जिसकी वजह से बच्चे की कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर्स को, जिस तरह मैंने एक बात की, जो दो तरह के फिट्स होते हैं सीजर से, एक जनरलाइज है, एक फोकल या पार्शल है। जो पार्शल या फोकल है वो बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, उसको इग्नोर कर देते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो वो डॉक्टर से रुजू करें, डॉक्टर के बाद जाएँ, एपिलेप्टिक क्लिनिक में जाएं, सपोर्ट सेंटर में जाएं, ताकि तमाम हर लेवल पे, बेडरूम लेवल पे, किचन लेवल पे, बाथरूम लेवल पे, स्पोर्ट्स लेवल पे, हर लेवल पे यू शुड नो, ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपने सेफ्टी टिप्स का पता होना लाजमी है, ताकि आप सेफ रहें। मैं बताऊंगा एक केस टोरंटो का, एक पेशेंट एपिलेप्टिक था, घर में ही वाज ऑल अलोन, उसने लैडर पे चलकर कोई चीजें कुछ कर रहा था। अच्छा। उसको एपिलेप्टिक फिट पड़ा हुआ, वो गिरा और हेड इंजरी में चला गया। वो फिर आईसीयू में गया, एनीहाउ ही केम बैक। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या बात थी कि उसको इस बात की आगाही नहीं थी कि आई एम ऑल अलोन एट होम, मुझे सीढ़ियों पे चढ़ के कोई काम करना नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए। ये आ गई अगर लोगों में हो कि मुझे क्या मेरे डूज हैं और क्या डोंट्स हैं, जब मैं घर पे अकेले हूँ तो मुझे क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए, तो हम बहुत बड़ी बड़ी इंजरीज से अपने आप को बचा सकते हैं। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। ये जो मतलब ये पेशेंट जो होते हैं, तो मेरी फ्रेंड है, उसको मतलब पूरी उसके फैमिली से चलता हुआ आ रहा है, तो वो मेरे फ्रेंड में भी अक्सर ऐसा होता है कि वो मतलब काफ़ी हो चुका है उसको, तो मतलब ऐसा हुआ कि या तो नींद पूरी, आप सही कह रहे हैं, नींद पूरी ना होने के, लैक ऑफ स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। वो किचन में भी इधर से उठी सुबह और किचन में ऐसी खड़ी हुई थी, बस ब्रेकफास्ट के लिए एकदम गिरी, तो वो बस वो हाथ पे एकदम से चोट आई थी। वो दूसरी कज़न थी, तो मतलब वो सपोर्ट पे आ गए, और कई दफ़ा मतलब उसका ऐसा भी हो चुका है कि वो ब्लड होता है टेस्ट वगैरह कोई, तो वो ब्लड टेस्ट कर रहे थे, खाली पेट था, क्या था, सो के सुबह उठी थी क्या, तो उसके उस वक्त भी उसको एकदम फिट आ गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कहा ना कि इफ़ यू नो योर ट्रिगर फैक्टर, देखिए दो तीन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा कि कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, पेशेंट ए
उसके लिए ट्रिगर फैक्टर डिफरेंट है, पेशेंट भी उसके लिए ट्रिगर फैक्टर बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसके लिए बहुत लाजिम है कि पेशेंट को खुद मालूम हो कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उसको फिट के दौरे के फ्रीक्वेंसी में इजाफा होता है, ये उसका ट्रिगर फैक्टर है। जब वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा, इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बी योर ओन डॉक्टर। अच्छा, आप अपने डॉक्टर खुद बनो, क्योंकि आपको मालूम है कि किन चीज़ों से फिट है, किन चीज़ों से आपके दौरे में इजाफा होता है, ताकि फिर आप उससे अपने आप को बचा सकें। ये सेफ्टी टिप बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आखिर में ये बताएं कि अगर किसी शख्स को मर्गी के दौरे पड़े तो उसके फर्स्ट एड क्या दी जाए? देखें आप, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि एपिलेप्सी के बारे में या मिर्गी के बारे में आगाही सिर्फ उन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है जिनको एपिलेप्सी है, उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जिनको नहीं है। अच्छा। ताकि अगर किसी को आपके इर्द गिर्द में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके ऑफिस में, बस में, कहीं पर भी आप ये, अच्छा मैं एक सेफ्टी टिप बताता चलूँ, बस से मुझे याद आया, जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं बस में या बस स्टैंड पे या मेट्रो का सफर वगैरह करते हैं, वो लोग कोशिश ये करें कि जो प्लेटफॉर्म है उससे बहुत ज्यादा करीब होकर ना खड़े रहें। क्योंकि अक्सर होता है कि प्लेटफॉर्म से बहुत करीब है, आप ये समझते 1 मिनट है ट्रेन आने में और आपको दौरा पड़ जाए और गिरना चाहिए। ये बहुत सेफ्टी इंपॉर्टेंट सेफ्टी टिप है, मुझे बस से याद आया। देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ्टी टिप में कि आपको पता है इस फला ये शख्स है, इससे मिर्गी का दौरा पड़ा। एक तो ये कि बहुत जरूरी है कि आप पैनिक में ना हो, आप स्टे काम, बहुत सुकून से रहो, उसको देखने की कोशिश करो, क्योंकि ये कोई बहुत फैटल नहीं है। अच्छा, कुछ देर का स्पेल है, इसके बाद ये ठीक हो जाएगा। कोशिश ये करें आप स्टे काम रहें, उसको कॉन्फिडेंस दें। अगर वो शख्स जो है उसके मुंह में कोई ऐसी चीज है, कोई फूड है, कोई ऐसा मटेरियल पड़ा, उसको निकालने की कोशिश करें। अच्छा। अगर उसने टाई वगैरह पहना हुआ, बेल्ट वगैरह पहना, उसको ईज करने की कोशिश करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें, सर के नीचे कोई नर्म सी चीज रख दें। अच्छा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप उसके जो जर्की मूवमेंट्स हो रहे होते हैं उसको रोकने की कोशिश ना करें। एक बात मैं सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि कोशिश ये करें कि जो उसका इमीडिएट डॉक्टर है उसके पास कोई ऐसा ब्रेसलेट मौजूद है जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर हो कि उससे एपिलेप्सी है, उसके फला नेक्स्ट टू किन किसे इन्फॉर्म करना है तो आप उसे इन्फॉर्म करें। एक बात लास्ट में मैं ये बताऊंगा, आप कोशिश ये हरगिज ना करें जो लोग करते हैं वो ये माउथ टू माउथ ब्रीथ कोशिश ना करें, सीपीआर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग है, कुछ देर के बाद ये फिट खत्म होगा। अच्छा। वो पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा, जब वो पेशेंट नॉर्मल हो जाए तो उसको एश्योरेंस दें, उसको उससे बात करें, उसको कुछ चीज़ ऑफर करें, टैक्सी का, किसी भी चीज़ का, कि आपको किसी कहीं इन्फॉर्म करना है किस नेक्स्ट टू कीन को, ताकि वो ठीक हो जाए। फर्स्ट एड का मतलब ये होता है कि आप पैनिक में ना हो, उस पेशेंट को रिलैक्स रखो और उसको कोई इमीडिएट जहाँ पर मेडिकल सेंटर है, डॉक्टर है, इन पर अगर आप शिफ्ट कर सकते हैं अगर जरूरत है, ठीक है, अदरवाइज वो पेशेंट चंद लम्हों में ठीक हो जाता है। अच्छा, मतलब चंद लम्हों में ये पेशेंट सही हो जाता है फिट से। काफी हाँ ऐसा होता है जब बाहर लोग होते हैं एकदम फिट पड़ते हैं तो लोग जमा होकर कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस तरह नहीं करना चाहिए। और उसको अब एक कोशिश ये और ना करें, अक्सर देखा है एटलीस्ट कनाडा में कि लोग जो है ना फिट्स पड़ रहे हैं तो मुंह में पानी डाल दो, ऐसा कुछ ना करें। जब तक पेशेंट होश में नहीं आता उस वक्त तक आपने कुछ नहीं करना, मुंह में किसी भी किस्म की खुराक की सूरत में और पीने की सूरत में कुछ नहीं डालना, और माउथ टू माउथ ब्रीदिंग और सीपीआर भी नहीं करनी है। लेट्स पेशेंट खुद ब खुद रिकवर हो जाए, उससे बात करें, उसको उठाएं, पेशेंट को रिलैक्स करें, थोड़ा सा ईज करें, टाई पहना हुआ है, चश्मा पहना हुआ है, बेल्ट है, कर दें ताकि पेशेंट रिलैक्स हो जाए और ताकि फिर उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर कोई मैसेज ये है कि एक 8 साल बच्ची जब ये काम कर सकती है अब आगाही के हवाले से, तो हम लोगों को मेडिकल के हवाले से मालूमात होनी चाहिए। मैं फिर ये बताऊं, मिर्गी के हवाले से ज़रूरी नहीं उन लोगों को तक ये इल्म हो जिन्हें है, उन लोगों तक भी हो जिसको मिर्गी नहीं है, ताकि अगर आपके इर्द गिर्द कोई शख्स अगर इस पे मुब्तला है तो आप एटलीस्ट उसकी मदद कर सकें। क्यों मदद कर सकें? ताकि वो किसी इंजरी या किसी हादसे का शिकार ना हो। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का प्रोग्राम टॉपिक था पर्पल डे के हवाले से, जो कि सबको बहुत पसंद आया होगा, और शुक्रिया। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए निदा खान को। अल्लाह हाफिज़।